स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज़ में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक नया दौर शुरू हो चुका है। एक ऐसा दौर जिसमें पुरानी कहानियों के जख्म अभी तक भर नहीं पाए हैं। कहीं दूर सितारों के पार कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे किस्मत का रुख बदल सकता है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे वक्त भी अपनी सांस रोके इंतजार कर रहा हो। हर कोना, हर साया एक छुपी हुई कहानी छुपा रहा है। और अब एक ऐसा पल आ चुका है जिसमें हर जज्बा, हर फैसला एक नई जंग की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि यह है सुपर गॉड वीर सीजन 2 एपिसोड 77 द लॉर्ड क्राइनॉक्स। इधर मल्टीवर्स के एक दूर दराज पावर से भरे हुए यूनिवर्स में एक प्लैनेट था जिसका नाम सिर्फ कुछ ही बींग्स जानते थे। उस प्लैनेट के बीचों बीच में एक बेहतरीन पैलेस खड़ा था, इतना शानदार कि उसकी दीवारें जैसे खुद स्टारलाइट से बनी हो। स्पायर्स आसमान को चीरते हुए जा रहे थे और उनके बीच में हवा में तैरती हुई गोल्डन रिंग्स धीरे धीरे घूम रही थी। और वही इस पैलेस की एक ऊंची बालकनी पर रूही राहेजा खड़ी थी। नीचे से आती ठंडी हवा उसके लंबे रेशमी बालों को हिला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा बोझ था। वो दूर के आसमान में चमक रहे 2 चांद और एक लाल रंग के नेबुला को घूर रही थी, जैसे उनमें अपने जवाब ढूंढ रही हो। उसकी आवाज में उदासी का एक ऐसा रंग था जो हवा में भी भारी हो गया। और फिर वो कहती है, 1 साल बीत गया है वीर, पता नहीं तुम ठीक हो या नहीं। क्या हुआ होगा तुम लोगों को? मेरे बच्चे कैसे होंगे? कहीं वो लोग किसी खतरे में तो नहीं है? ये कहते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वो अपना हाथ बालकनी की रेलिंग पर रखकर नीचे देखती है, जैसे दिल में एक अजीब सा डर बेचैन हो रहा हो। और फिर वो कहती है, कहीं काइनॉक्स फिर से वहां तो नहीं गया है? रूही कहती है, जिसके बाद पैलेस में एक पल के लिए सिर्फ हवा की आवाज थी, लेकिन फिर दूर से एक और आवाज आई, कदमों की आवाज, भारी, मिजर्ड, जैसे हर कदम अपना दबदबा छोड़ता हो। इसलिए इधर रूही के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। धीरे से वो अपना चेहरा मोड़ती है। उसकी आंखें एक शक्ल पर टिक गई, और वो शक्ल किसी और की नहीं, लॉर्ड क्राइनॉक्स की थी। उसकी लंबी, शानदार और शैतानी प्रेजेंस बालकनी की रोशनी को भी कम कर रही थी। ब्लैक और गोल्डन आर्मर में लपेटा हुआ उसका हर कदम जैसे जमीन के अंदर तक गूंज रहा था। उसकी आंखों में गहरी सुर्खी रोशनी जल रही थी, एक ऐसी जो सिर्फ विजय और शिकार जानती थी। वो सीधा रूही के सामने आकर रुकता है। एक ठंडी सी मुस्कान उसके होंठों पे होती है। और फिर, तो मिस रूही, तुम उड़ी गई? कैसी लगी तुम्हें ये नई जगह? क्राइनॉक्स कहता है। और वही उसकी बात सुन के रूही उसकी आंखों में सीधा देखती है। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह ठंडा हो चुका था। और फिर रूही कहती है, क्राइनॉक्स, तुम हमें कितनी जगह ले जाओगे? एक न एक दिन तो वीर आ ही जाएगा मेरे और मेरे बच्चे के पास। रूही कहती है। और वही ये सुन के क्राइनॉक्स अपना हाथ धीरे से बालकनी के रेलिंग पर रखता है, जैसे अपने शब्दों को ज़्यादा भारी बनाने के लिए। और फिर क्राइनॉक्स, मिस रूही, तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे प्यारे हबी वीर रहेजा से भाग रहा हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, आई एम द लॉर्ड ऑफ मल्टीवर्स। और हाँ, मैं मल्टीवर्स में घूम रहा हूँ, हर यूनिवर्स को मिटा देने के लिए, क्राइनॉक्स कहता है। जिसके बाद उसके हाथ से एक छोटा एनर्जी सर्कल निकलता है जो हवा में एक ग्लोइंग मैप बनाता है, जिसमें कई यूनिवर्स हैं जो धीरे धीरे रेड ग्लो में बदल रहे हैं, जिसका मतलब है
वो यूनिवर्स क्राइनॉक्स के हाथों तबाह हो चुके हैं। खैर, इधर क्राइनॉक्स आगे कहता है, मिस रूही, इसी तरह बहुत जल्द पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। क्राइनॉक्स कहता है और वही रूही उसकी बात सुनती है। फिर उसके होंठों पर एक छोटी सी हंसी आ जाती है, एक ऐसी हंसी जो उसके अंदर की हिम्मत को दिखाती है, लेकिन क्राइनॉक्स के लिए एक चैलेंज बन के निकलती है। और फिर इधर रूही मुस्कुराते हुए अपनी नज़र क्राइनॉक्स से हटाए बिना कहती है, क्राइनॉक्स, तुम बहुत अच्छे सपने देखते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरा हबी यानी वीर रहेजा तुम्हें ये सब करने नहीं देगा। रूही कहती है और वही उसकी बात सुन के क्राइनॉक्स के होंठों पर एक धीमा खतरनाक सा स्माइल फैल गया। उसकी आवाज़ में एक शैतानी सुकून था, जैसे वो पहले से ही इस जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर वो कहता है, तुम्हारे वीर को मारने के लिए मैं बहुत जल्द किसी को भेजूंगा, जैसे मैंने पहले बहुत से वीर को मारा है। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही को गुस्सा आ जाता है। इसलिए रूही के हाथ में अचानक एक एनर्जी सर्ज होती है और फिर उसका गॉड लेवल का ब्लेड अपने आप समन हो जाता है, एक ब्राइट साइन लाइट के साथ। और फिर वो कहती है, क्राइनॉक्स, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। रूही ब्लेड को टाइट से पकड़ते हुए कहती है और वही उसकी बात सुन के क्राइनॉक्स हल्की सी नेक टिल्ट करता है, जैसे एक प्रीडेटर अपने प्रे का रिएक्शन एंजॉय कर रहा हो। और फिर वो कहता है, ओह, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है फाइट की। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही बिना एक सेकंड वेस्ट किए फॉरवर्ड डैश करती है। उसका ब्लेड एक वर्टिकल स्लैश के साथ क्राइनॉक्स के हेलमेट के साइड को टारगेट करता है। एक लाउड मेटालिक क्रैश होता है। हालांकि तभी क्राइनॉक्स एक ही हाथ से अपना काइनेटिक शील्ड एक्टिवेट करता है। स्ट्राइक से एक शॉक वेव निकलती है जो बालकनी के ग्लास रेल्स को तोड़कर नीचे के शहर पर गिरती है। नीचे के नियॉन टावर्स की लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक करती हैं और फिर क्राइनॉक्स के होठों पे एक हल्की सी विक्टोरियस स्माइल होती है। और फिर वो कहता है, अच्छा चलो, ये खेल ही लेते हैं मिस रूही। क्राइनॉक्स कहता है, जिसके बाद क्राइनॉक्स अपने डेडली प्रिसीजन के बावजूद सिर्फ प्ले करता है। उसकी हर ब्लॉक, हर डॉज जैसे एक मजा ले रहा हो, ये जानते हुए कि वो चाहे तो एक ही ब्लो में इस फाइट का अंत कर सकता है। खैर, इधर रूही अपने ब्लेड को टाइट ग्रिप में लेते हुए एक कदम पीछे होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन होता है। और फिर वो कहती है, इसे खेल तुम समझ रहे हो क्राइनॉक्स, लेकिन मेरे लिए ये सर्वाइवल है और सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। रूही कहती है और वही ये सुनने के बाद क्राइनॉक्स एक शार्प फ्लिक करता है। प्लाज्मा व्हिप हवा को कट करते हुए सीधा रूही के ब्लेड से टकराता है, जिसे कोलिजन के साथ एक ब्लाइंडिंग फ्लैश होता है और फिर बालकनी का फ्लोर मॉल्टन स्ट्रिक्स में पिघल जाता है। और फिर रूही तुरंत लो स्टांस लेके लेफ्ट साइड रोल करती है और व्हिप के अगले स्ट्राइक को अवॉइड करके अपना ब्लेड उसके टॉर्सो के साइड में प्लंज करने की कोशिश करती है। हालांकि क्राइनॉक्स बिना देखे अपना लेफ्ट गॉन्टलेट राइज करता है, जिसे एक ग्रेविटेशनल पल्स इमिट होता है जो रूही को मिड एयर में फ्रीज कर देता है। और फिर वो कहता है, मिस रूही, फास्ट तो हो तुम, लेकिन तुम्हारी स्पीड को तुम स्पेस टाइम के अगेंस्ट खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम अपनी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू करती तो शायद आज तुम एक बढ़िया फाइटर होती। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही अपनी आंखों में एक स्पार्क के साथ कहती है, स्पेस टाइम के रूल्स तुमने नहीं बनाए क्राइनॉक्स, और हाँ, तुम शुक्र मनाओ कि मैंने बचपन से प्रैक्टिस नहीं की है। रूही कहती है और फिर वो अपना एनर्जी कोर ओवरड्राइव करती है, जिससे वो एक सडन ब्लू वाइट फ्लेयर के साथ ग्रेविटेशनल लॉक तोड़ती है और डायरेक्ट क्राइनॉक्स के मास्क के साइड पर एक स्लैश मार देती है। मास्क पर एक हेयर लाइन क्रैक पड़ता है, जहां से हल्की सी क्रिम्सन एनर्जी लीक होती है। और वही क्राइनॉक्स उस क्रैक को हाथ से टच करके हल्की सी हंसी निकालता है और बोलता है, बस इतना ही। तुम अभी भी एक इंटरेस्टिंग खिलौना हो, बस जो मुझे 1 साल के दौरान एक बार भी एक खरोच भी नहीं दे पाए हो। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं, मैं तुम्हारी नाइटमेयर बनूंगी जब मेरा वीर आएगा। रूही कहती है और फिर ये कहने के बाद वो बालकनी के ऊपर जंप करते हुए एक एरियल स्पिन स्ट्राइक लॉन्च करती है, जिसके बाद ब्लेड के साथ एक कॉन्सेंट्रेटेड फोटोन ब्लास्ट
क्राइनॉक्स की चेस्ट प्लेट पे लगता है और फिर इस इम्पैक्ट से पूरा पैलेस क्रैम्बल होता है। नीचे के शहर में बिल्डिंग्स के होलोग्राफिक बिलबोर्ड्स फ्लिकर करते हैं। क्राइनॉक्स एक कदम पीछे होता है, लेकिन उसके टोन में अब भी एक मजाकिया और बेइज्जती भरा अंदाज होता है और फिर वो कहता है, नाइस हिट, लेकिन अब मेरी बारी है। क्राइनॉक्स कहता है और फिर वो अपना विप रिट्रैक्ट करके दोनों गॉन्टलेट्स को सिंक मोड में एक्टिवेट करता है, जिसके बाद दो मैसिव प्लाज्मा क्लॉज उसके हाथों के साथ मटेरियलाइज होते हैं और फिर हर एक का टिप सब एटॉमिक वाइब्रेशन पे ट्यून होता है, एक स्ट्राइक में मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की कैपेसिटी के साथ। और फिर इसके बाद उसका अगला डैश इतना तेज होता है कि रूही सिर्फ एक ब्लर देखती है। क्लॉज उसके ब्लेड से टकराते हैं और स्पार्क्स का एक एक्सप्लोड होता है। हर स्ट्राइक के साथ क्राइनॉक्स उसको पैलेस के एज की तरफ पुश करता है, जैसे डेलिबरेटली उसका बैलेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और वही इधर रूही अब तेज सांसें लेने लगती है, लेकिन अब भी वो लड़ रही है। और फिर वो कहती है, तो मुझे बालकनी से गिराने की कोशिश कर रहे हो। रूही कहती है और उसकी बात सुन के क्राइनॉक्स हल्की सी नेक टिल्ट करके कहता है, मैं तुम्हें गिराने नहीं वाला। क्राइनॉक्स कहता है और फिर वो एक हाई वर्टिकल स्लैश करता है, जिससे रूही के हाथ से ब्लेड गिर जाता है और बालकनी के एक कोने में जाकर गिर जाता है। और वही इधर ये करने के बाद भी क्राइनॉक्स उस पल में फिनिश नहीं करता, बस अपने ब्लेड को साइड में लॉक करके पीछे हट जाता है और फिर कहता है, बस बहुत हो गया खेल। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के भी रूही अपना ब्लेड रिट्रीव करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी स्पार्क है, जैसे वो समझ गई हो कि क्राइनॉक्स का पेशेंस खत्म हो गया है। खैर, इधर क्राइनॉक्स की सांस एकदम स्टेडी है, जैसे अभी उसने फाइट की ही ना हो। और फिर वो दोबारा कहता है, बस मैंने कहा बहुत होगी फाइट मिस रूही। क्राइनॉक्स कहता है, लेकिन इधर रूही तो ब्लेड लेकर रेडी पोजीशन में है, लेकिन उसकी सांस थकान से अब तेज हो गई और मसल्स टेंस हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो कहती है, क्या हुआ क्राइनॉक्स, थक गए क्या? रूही कहती है और वही ये सुन के क्राइनॉक्स एक स्लो चकल करता है, मास्क के अंदर से एक मेटालिक डिस्टॉर्शन के साथ। और फिर वो कहता है, थक गया, वो भी तुमसे लड़ते हुए। क्या मजाक कर रही हो? तुम समझती हो मैं तुमसे फाइट कर रहा था? क्राइनॉक्स ये कहते हुए एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी रेड एनर्जी लाइंस थोड़ी और इंटेंस ग्लो करने लगती हैं और फिर वो कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा था, देखना था तुम कितने वक्त तक अपने वीर और अपने बच्चे के लिए लड़ सकती हो। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही की आंखें नैरो हो जाती हैं, लेकिन वो चुप रहती है। और वही क्राइनॉक्स पैलेस के अंदर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अब वो मेरा एक प्यादा है। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही के हाथों का ग्रिप टाइट होता है गुस्से से हल्के। इधर क्राइनॉक्स अपने गॉन्टलेट्स का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर एक्टिवेट करता है, जिसके बाद एयर में एक 3D इमेज बन जाता है, जिसमें एक छोटा बच्चा हाईटेक आर्मर में एक अननोन प्लैनेट पे ट्रेनिंग ले रहा है। उसके मूव्स रोबोटिक प्रिसीजन के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, जैसे उसका हर मोशन किसी और के कंट्रोल में हो। और फिर क्राइनॉक्स कहता है, ये देखो तुम्हारा बेटा अब मेरा वेपन बन रहा है। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये देखकर रूही बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, देख लेना, जब वीर आएगा ना तब मेरा बेटा अपने डैड के साथ मिलके तुझे मारेगा। रूही कहती है और वही क्राइनॉक्स मास्क के अंदर से हल्की सी हंसी छोड़ता है। वीर, इट्स टू लेट मिस रूही, तुम एक माँ हो, इसलिए तुम समझ नहीं सकती कि जब एक माइंड को रूट लेवल से ओवरराइड किया जाता है तो प्यार और रिश्तों की यादें सिर्फ करप्टेड डेटा बन जाती हैं। क्राइनॉक्स कहता है और वही ये सुन के रूही एक कदम आगे बढ़ती है, लेकिन क्राइनॉक्स अपना हाथ राइज करता है, जिसके बाद रूही को एक इनविजिबल टेलीकिनेटिक फील्ड इंस्टेंटली लॉक कर देती है। और फिर क्राइनॉक्स कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकती और तुम मुझे रोक नहीं सकती, तुम बस देख सकती हो जब तुम्हारा अपना बेटा अपने ही लोगों को मारेगा। क्राइनॉक्स कहता है और वही रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन स्टील का हो जाता है। और फिर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और ना वीर उसको ऐसा करने देगा, देख लेना।
रूही कहती है और वो उसकी बात सुन के क्राइनॉक्स एक मजाकिया सैल्यूट करता है, फिर अपना मास्क का वाइजर हल्का सा टिल्ट करता है और फिर कहता है वीर मुझे रोकेगा? अरे पहले वो मेरे तक पहुंच तो जाए, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंज कर रहा हूँ, क्राइनॉक्स कहता है। और फिर रूही की आगे की बकवास सुने बिना क्राइनॉक्स अपना टेलीपोर्टेशन रिग एक्टिवेट करता है, जिसके बाद एक ब्लैक रेड एनर्जी वॉर्टेक्स उसके आसपास बन जाता है, जिससे पैलेस की लाइट्स 1 सेकंड के लिए फ्लिकर करती हैं। और फिर अगले ही पल में क्राइनॉक्स बालकनी से गायब हो जाता है, सिर्फ एक बर्निंग ओजोन की स्मेल छोड़कर। और वही रूही बालकनी पर अकेली खड़ी रहती है और फिर वो दोनों चांद की तरफ देखते हुए कहती है, वीर जल्दी आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, रूही कहती है। खैर, इधर रूही जो अपने बेटे के करीब होकर भी उसको क्राइनॉक्स से बचा नहीं पा रही थी, और वही यहाँ से दूर मल्टीवर्स के जीन यूनिवर्स के अर्थ प्लैनेट पे भी 1 साल बीत चुका था। लेकिन अब तक लोग पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे। शहरों के ऊपर हवा में अब भी धूल और टूटे हुए मेटल के बादल थे। कहीं कहीं जल चुके इमारतों के ढांचे और कहीं पुराने बैटलफील्ड के जख्म जमीन पे दिख रहे थे। और हाँ, जो बच गए थे उनकी आंखों में अब भी 1 साल पुरानी रात का डर जिंदा था, लॉर्ड क्राइनॉक्स का। खैर, इधर जीन यूनिवर्स का अर्थ, एक ऐसा प्लैनेट जो कभी सिविलाइजेशन का क्राउन ज्वेल था, अब एक टूटा जख्म बन चुका था। आसमान का रंग अब पहले जैसा नीला नहीं रहा। हवा में एक धुंध थी जो धूल, मेटल पार्टिकल्स और जले हुए कार्बन का एक जहरीला मिक्सचर था। दिन में भी सूरज की रोशनी धुंधली पड़ जाती थी, जैसे कोई पुरानी मेमोरी जिसमें रंग धीरे धीरे मिट रहे हों। जमीन पे शहर के शहर वीरान थे और कई जगह गिरते हुए बड़ी इमारतों का आधा हिस्सा अभी तक हवा में लटका हुआ था। और हाँ, एक समय था जब यहाँ के सिटीज नियॉन लाइट्स में चमक रहे थे, लेकिन अब सिर्फ इमरजेंसी बीकन्स ब्लिंक करते दिखते थे, वो भी सिर्फ उन जगहों पे जहाँ अब फंक्शनिंग टेलीपोर्टर्स लगे हुए थे। और हाँ, ये टेलीपोर्टर्स ही एकमात्र रास्ता बचे थे टाइटन, मोरैग, जीन यूनिवर्स के प्लैनेट्स और बाकी डिस्टेंट प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए। और हाँ, कई जगह पुराने जीन आर्मी के बेस अब साइलेंट टोम्स बन चुके थे। टूटे हुए मेक सूट्स, हाफ ब्यूरेड प्लाज्मा कैनन्स और शैटर्डी ड्रोन्स जमीन पे फैले हुए थे, जैसे एक बैटलफील्ड का फ्रोजन पल। और हाँ, रोड्स पे कहीं कहीं छोटे छोटे सर्वाइवर्स के कैंप्स बनाए गए थे। और हाँ, बच्चे जिनके चेहरे पे मासूमियत अब सिर्फ एक खोखली परछाई बन चुकी थी, और बुजुर्ग जिन्हें अब सिर्फ इतना पता था कि पहली वाली दुनिया किसी मसीहा के बिना वापस नहीं आने वाली। और हाँ, एक पुराना प्लाजा था जो कभी अर्थ का कल्चरल हब होता था। उस प्लाजा के बीच एक बड़ा स्टैचू था, वीर रहेजा का, जो अब आधा गिर चुका था। उसकी तलवार का हिस्सा टूट गया था और बेस पर दिख रहे नाम पर भी स्क्रैच मार्क्स थे। और हाँ, लोग जब यहाँ से गुजरते तो चुपचाप अपने सिर झुका लेते, कुछ रिस्पेक्ट से और कुछ गिल्ट से। ओवरऑल बोलूं तो सिर्फ क्राइनॉक्स और इविल ह्यूमन गॉड के आने की वजह से ही अर्थ उनके प्रेशर को झेल नहीं पाई थी, इसलिए अर्थ की एक भी जगह नहीं बची थी डिस्ट्रक्शन से, जिससे इस 1 साल में अर्थ में बहुत कुछ बदल गया था। लोगों की आस एकदम छोटी सी चिंगारी बन चुकी थी। खैर, इधर जिन्होंने उस रात 4 स्ट्रॉन्ग गॉड्स को लॉर्ड क्राइनॉक्स से लड़ते देखा था, उन्हें उम्मीद थी कि वो चारों यानी ह्यूमन गॉड वीर, डेविल गॉड आर्यन, कॉस्मिक गॉड डेवा और एंजल थेराफॉन वापस आएंगे। लेकिन 1 साल से उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी इन चारों की, जिससे हर बीतता दिन लोगों का भरोसा तोड़ रहा था। जहाँ तू खड़ा था तन्हा, आँखों में था लाल आसमान, दिल में बस एक ही सवाल था, क्या ये अंत है या एक नया जंग? क्या तू हारा है या बन रहा है प्रोटेक्टर? गैलेक्सी के पार एक आवाज गूंजती है फिर से, क्राइनॉक्स आया था लेकिन कहानी अभी बाकी है। सांस रुक गई लेकिन आस नहीं, तेरे लहू से लिखी ये आखिरी नई कहानी है। जिन्हें सबने गिरा हुआ समझा वही बनेंगे अगला उजाला।